यह चैप्टर तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको हमने 6 भागों में अपने स्तर 6 भागों में बांटकर विद्यार्थियों के सामने रखने की कोशिश की है। चैप्टर 1 समय की शुरुआत, जो शेष हिस्सा है उसके बारे में बताते हैं और यह शेष हिस्सा छठा भाग और अंतिम हिस्सा भी है। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 ईस्वी में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैर के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे। जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ मुकाबलों के बारे में आप और अधिक जानकारी से आगे प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए आप, मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव के विज्ञान के उत्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। वह क्या है? मानव विज्ञान है। यहाँ देखिए आप, हादजा जन समूह। हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी, एक खारे पानी के विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादसा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटरबक, हिरण, चिंकारा, खाकदार जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम हैं, उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं, उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह की वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होती है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाले खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सुंडियों को चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादसा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान, लेकिन हादसा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच, बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ इस दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हादसा लोग जमीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हादसा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाके में शिकार के लिए सीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादसा लोग अपने भोजन के लिए
मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पतिजन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हादसा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा 1960 में दिया गया विवरण। शिकारी संग्राहक समाज। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित हुआ। क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है? इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही। एक और विद्वान का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों में प्राप्त विशिष्ट तथ्यों, आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल तो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं। संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या स्थान निवास थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादसा और खुंगसेन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं संजात वृत्ति संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं, पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्त्रियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने पर महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। समय की शुरुआत के इस चैप्टर के निष्कर्षतः आप उपसंहार के रूप में देखें। लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने के बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगा जहाँ इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग अस्थायी रूप से रहने लगे। चूँकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण
से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल, मोठ, बाजरा आदि और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सुअर आदि की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अन्य कारकों ने मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। एक ऐसा से जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी अस्थायी घर बनाए जाने लगे। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ है। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिनमें अनाज तथा अन्य चीज़ों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रागा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आपसे अध्याय 2 को पढ़ने के लिए कहेंगे और जब अध्याय 2 आएगा तो उस पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको बता दूँ, काल रेखा देख लें आप, 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व नर वानर प्राइमेट वंदर एशिया और अफ्रीका में, 240 लाख वर्ष पूर्व आदि परिवार हेमिनाइड, गिब्बन, एशियाई ओरांगुटांग और अफ्रीकी बानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोबो पिंगी चिंपैंजी। 64 लाख वर्ष पूर्व होमिनाइड और होमिनाइड की शाखाओं में विभाजन। 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 26-25 पत्थर के सबसे पहले औजार। 25-20 अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि। 25-20 लाख वर्ष पूर्व होमो। 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हेबिलिस। 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस। 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विलुप्त होना। 8 लाख वर्ष पूर्व आद्य सेपियंस होमो हाइडेलबर्गिस। 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व होमो सैपियंसियस होमो सैपियंस आधुनिक मानव। काल रेखा लाख वर्ष पूर्व में दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख। होमो इरेक्टस का लोप 2 लाख। स्वरतंत्र का विकास 2 लाख। नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी 2 लाख से 1,30,000। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1,95,000 से 1,60,000। निएंडरथल मानव का प्रादुर्भाव 1,30,000। चूहे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000। निएंडरथल मानव का लोप 35,000। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ 27,000। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 वर्ष पहले। आप ही समझ लें। और आप देखें, अब इस चित्र को देखें, ये आपका पूर्वी अफ्रीका का विभ्रंश घाटी है। पूर्वी अफ्रीका का विभ्रंश घाटी। अब ये जो प्रश्न है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, इसको आप देखेंगे। औजारों के निर्माण के किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला, इस पर विचार करेंगे। मानव और लंगूर वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार, संरचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। संभवतः मानव का विकास वानरों से हुआ।
इसके संदर्भ में व्यवहार, शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत 2 अलग-अलग स्तंभ बनाइए। उन समानताओं की सूची दीजिए, दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का उल्लेख कीजिए। मानव उद्भव की क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए और कौन सी क्रिया के साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिले। संग्रहण, औजार बनाना, का प्रयोग। इस संदर्भ में आप निबंध लिखेंगे। भाषा के प्रयोग से शिकार करने, आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इसकी किन क्रियाकलापों के विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रत्येक कालक्रम जो वही आपके सामने रखा गया था, किन्हीं 2 घटनाओं को चुनिए और उनके महत्व को आप दर्शाइए। और इसी के साथ समय की शुरुआत चैप्टर नंबर 1 जो वेरी इंपॉर्टेंट है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए या जिन्हें भी समय की शुरुआत से मानव के जन्म और उसके विकास के बारे में जानकारी लेनी थी, यह अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी के साथ यह छठा भाग समय की शुरुआत चैप्टर नंबर 1 पूर्ण होता है।